नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। सतीश द्विवेदी के भाई की फर्जी नियुक्ति मामले में सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने मंत्री सतीश द्विवेदी और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। इस मामले में हमने बात की नूतन ठाकुर से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो नूतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जी नमस्कार। और मेरा आपसे पहला सवाल कि इससे पहले कि हम अपने मुद्दे पर चले, मैं जिस चीज का जिक्र आजकल हर जगह हो रहा है, ईडब्ल्यूएस कोटे से कैसे नियुक्ति होती है, सबसे पहले क्योंकि आप लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत क्या नियम होते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें किन नियमों के तहत ये रिजर्वेशन सवर्णों को मिलता है। तो देखिए, ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन तो बहुत पहले से है, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से ऐसे सवर्ण जो कमजोर हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रावधान किया गया और ये कहा गया कि उनमें जनरल कैंडिडेट्स में 10% ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा रहेगा, रिजर्वेशन रहेगी। उसके तहत ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की नीड होती है। अगर उस आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये। अब हो क्या रहा है कि चूंकि अभी तुरंत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो डिफाइन किया गया तो 3 कंडीशंस उसके लिए हैं। नंबर 1 है कि फैमिली की जो इनकम है वो ईयरली 8 लाख से कम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि अगर आपके 2 एकड़ से कम लैंड हो, मैक्सिमम 2 एकड़ तक लैंड हो, उससे ऊपर नहीं हो, या फिर शहर में घर है तो उसके लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड है कि 100 स्क्वायर यार्ड स्क्वायर मीटर और 200 का अगर शहर और गांव, उसके अकॉर्डिंग वो तय है कि इतने से ऊपर के मकान नहीं हो। तो जो इन चीजों को फुलफिल करते हैं तो वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र होते। तो वो भी जब आप अप्लाई करते, सर्टिफिकेट तहसील से बनता है, तो वहाँ अगर वो वेरीफाई वगैरह करने के बाद अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो जहाँ भी आप अपना कोटा क्लेम करते तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो आपने नूतन जी बताया कि अप्लाई करने के बाद वहां पे वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई के मामले में तो एक दिन में ही सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। तो क्या हमारा सरकार या प्रशासन इतना तेज हो गया था, इतना एक्टिव हो गया था, या फिर ये कुछ खास लोगों के लिए ऐसा किया जाता है? तो देखिए, ये वेल नोन फैक्ट है कि अगर कोई भी कॉमन मैन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही नहीं, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट, अब अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए या रेजिडेंशियल, तो कोई भी सर्टिफिकेट तहसील लेवल से चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको देने को, तो तुरंत नहीं होता। कई बार कई लोगों को तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और परेशानी होती उसके बाद मिलती है। मंत्री जी के भाई के मामले में जिस दिन अप्लाई किया गया सर्टिफिकेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए कि हमको सर्टिफिकेट दिया जाए, उसी दिन सारे प्रोसेस पूरे हो गए और उनको सर्टिफिकेट इशू भी हो गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक दिन में अगर आप खास व्यक्ति हैं, प्रेशर है, तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जा रहा है और कॉमन मैन के जूते चप्पल घिस जाते उसको लेने के लिए। और वही जब वेरिफिकेशन, जैसे इनका सर्टिफिकेट भी इशू हुआ, इन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद जो प्रोसेस चला, एप्लीकेशन पे लिखा गया कि जांच आख्या दे, और जो रिपोर्ट दी गई तो वो रिपोर्ट जो उनके ब्रदर ने एफिडेविट दी थी तो उसी आधार पे उसको वेरीफाई किया। जबकि अगर कोई भी वेरिफिकेशन, अगर जांच होता है तो हमने जो फैक्ट दिए तो उसको अथॉरिटी को चेक भी करना होता है। इधर वो चूंकि लोकल लेवल पे लेखपाल और कानून वो चेक करते हैं उसको, तो वहां पे वो अगर 2 घंटे में भी अगर ऐसे जो फैक्ट्स दिए हुए जिसको चेक किया जा सकता, चेक करके वो रिपोर्ट दे सकते। लेकिन उस सर्टिफिकेट में जो रिपोर्ट लगाई गई है उससे ये कहीं शो नहीं होता कि इन्होंने अपना भी एफर्ट लिया है। अगर उस रिपोर्ट की भाषा देखें तो ये है कि शपथ पत्र के अनुसार ये कहा है, शपथ पत्र के अनुसार ये कहा है, तो ये इसको बिलोंग करते हैं। तो चेकिंग कहाँ हुई, जो बात उन्होंने कही सर्टिफिकेट लेने के लिए। और ये ऐसा इशू है कि जब सर्टिफिकेट इशू होता तो
लेने वाले को भी गवर्नमेंट जॉब हो या एडमिशन हो, जब एक रिजर्वेशन के लाभ की बात होती है तो वहाँ वाकई में कोई व्यक्ति उस कैटेगरी को बिलोंग करता है या नहीं, उसकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो फैक्ट उसने दिए हैं कि वो वाकई में सही कह रहा है या नहीं, जिस तरह से इनको इशू किया गया एक दिन में, और जो रिपोर्ट है वैसे देख के लगता है कि अगर कोई भी पावरफुल व्यक्ति है और असुखदार व्यक्ति अगर वो गलत फैक्ट दे के भी अप्लाई करता है और इस तरीके से अगर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो कई ऐसे कैंडिडेट जो वाकई नीडी हैं उनके इंटरेस्ट इस पे हार्म होते हैं और वो डिप्राइव होते हैं। एक तथ्य ये भी सामने आया कि डॉक्टर अरुण द्विवेदी पहले से राजस्थान के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्य कर रहे थे, वहां से तनख्वाह ले रहे थे, और उसके बाद उनका 2020 में उनकी शादी हो जाती है। पत्नी भी उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर है मोतिहारी के एक कॉलेज में। इसके अलावा कुछ फैक्ट जो आपने भी ट्विटर के माध्यम से शेयर किए थे, हमने भी चलाए थे, कि उनकी माता श्रीमती कालिंदी के नाम पे कई प्रॉपर्टीज हैं, और ये होता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी में दोनों बच्चों का बराबर का अधिकार होता है। तो किसी भी मानक को तो सेटिस्फाई अरुण द्विवेदी कर नहीं रहे थे, तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए, जो सत्य है कि यही जांच का विषय है कि जो उन्होंने फैक्ट या जो बातें कही, जैसे जो सर्टिफिकेट का फॉर्म फिलअप किया अरुण द्विवेदी जी ने और उस पे उन्होंने जो अपना शपथ पत्र लगाया, तो उस शपथ पत्र पे जो कॉलम है कि वार्षिक आय, परिवार की आय, तो उस कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं भरा गया है। जो रिपोर्ट लगाई गई उससे ये कहा गया कि इनके परिवार की आय 2 लाख, वार्षिक आय 2,25,000 लगभग बनती है। तो किस आधार पे कहा, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया, नहीं किया गया, वो सारे जांच का विषय है। बिना जांच हुए जिस तरीके से अभी फर्स्ट हैंड जो चीजें निकल के आई हैं वो संदिग्ध दिखती हैं, और वेरीफाई करने के लिए अगर गलत बना गया है उनका सर्टिफिकेट, तो निश्चित रूप से फिर एक्शन होना चाहिए इस मामले में, जिन ऑथोरिटीज ने गलत सर्टिफिकेट इशू किया है और जो उसके बेनिफिशियरी है। तो एज पर लॉ जो भी पेनल और एक्शन हो सकते हैं वो किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जिससे कई सारे, जिनको लाभ के लिए ये बनाया गया, जो डिप्राइव लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को वो हार्म करता है और उनको जो राइट, लीगल राइट दिए गए हैं वो अफेक्ट होते हैं। अच्छा नूतन जी, ये तो बात हुई प्रशासन के तो लेवल पे जो गलतियां हुई। अब आते हैं विश्वविद्यालय पे। विश्वविद्यालय में अरुण द्विवेदी 2019 का अपना आय प्रमाण पत्र लगाते हैं, वो सर्टिफिकेट लगाते हैं कि टेक्निकली 1 साल के लिए वैलिड है। 2021 की 21 मई को ही नियुक्ति होती है अरुण द्विवेदी की, और सुरेंद्र दुबे कहते हैं कि हमारे पास सारे कागज बिल्कुल सही आए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। सतीश द्विवेदी भी डिनाई कर देते हैं, मेरा भाई है, कोई गलती नहीं किया है। और एक दिन बाद जब मीडिया में बात फैलती है तो अचानक अरुण द्विवेदी मेंटल स्ट्रेस का बहाना देकर इस्तीफा दे देते हैं। मेरा सवाल सीधा सा ये कि ये क्या सिर्फ सतीश द्विवेदी की राजनीतिक साख बचाने के लिए था, या विश्वविद्यालय और कुलपति भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं? तो देखिए, ये पूरा चूंकि जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, तो वो भी देखे जाने की बात है कि वो कितनी ट्रांसपेरेंट थी। और जब कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है जॉब के लिए और अगर वो कोटा अप्लाई करता है और सर्टिफिकेट है, जैसे इस मामले में भी 2019 की वैकेंसी आई और उससे उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 19 का दिया, जो एक ये भी है कि जिलाधिकारी ने कहा कि वो 1 साल के लिए वैलिड है, होता है, जो इशू किया गया उनको आय का प्रमाण पत्र दिया गया, वार्षिक आय नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन जो उनको सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी वैलिडिटी 3 साल दी है। तो वो कैसे है वो भी देखे जाना है कि एक तरफ जिलाधिकारी जिसको 1 साल के लिए बता रहे हैं कि वैलिड था, दिया गया, लेकिन सर्टिफिकेट पे 3 साल कैसे और क्यों मेंशन है। और दूसरा, जब आप जॉब देते तो ये भी देखते जाने की जरूरत है कि जिस समय अप्लाई अगर कोई कैंडिडेट करता है और उस समय वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, और जब नियुक्ति चूंकि वैकेंसी 19 की थी और अपॉइंटमेंट 21 का हुआ, तो आद्यतन सर्टिफिकेट की भी नीड है जिस समय नियुक्ति में उसकी क्या कंडीशन है।
तो उसके लिए क्या कोई प्रोविजन या कुछ रखा जा सकता है? क्योंकि जो सर्टिफिकेट जब वैकेंसी निकली थी उसके साथ मांगा गया होगा उन्होंने, और जो वैकेंसी थी वो ईडब्ल्यूएस कोटे में ही थी, तो जाहिरा तौर पे उस समय के ही सर्टिफिकेट उन्होंने दिए हैं और वो वेरिफिकेशन का इशू है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ कई सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे इनके भाई पहले जो आ रही है चीजें कि बनस्थली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे ऑलरेडी। जी तो एक सरकार को भी नीति तय करने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको एक बार ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल चुका है, अगर वो कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर उसकी सैलरी उतनी होती है और उसके बाद अगर वो जॉब वो छोड़ दे 2 महीने 3 महीने के लिए और कहीं और अगर अप्लाई करता है, तो क्या तब भी उसको उसका लाभ मिलना चाहिए कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ है अगर उससे तो एक बार व्यक्ति ने ले लिया, या और भी जो भी रिजर्वेशन है, तो अगर एक बार लेके अगर उसको कहीं नियुक्ति या जॉब मिल जाता है तो क्या फर्दर हर अपॉइंटमेंट के लिए उसको ये लाभ मिलना चाहिए? तो ये सारे कई ऐसे सवाल हैं जिसपे सरकार को भी नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब एक बार लाभ मिल गया आपको तो और आप छोड़ देते हैं उस जॉब को, जो जैसा इन्होंने क्लेम किया कि हमने वहाँ का जॉब छोड़ दिया, वो भी जांच का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी भी वनस्थली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर के रूप में इनका नाम वेबसाइट पे शो करता है। लेकिन अगर दूसरा सवाल है कि अगर आप छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर कहीं ज्वाइन करते हैं, तो एक बार आप उस कैटेगरी अगर उसके एट पार हो जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति, तो उसके बाद बार बार क्या वो अगर जॉब मिला छोड़ दिया फिर जॉब लिया तो उसको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस कोटे का? ये भी एक सवाल है। अच्छा मैम, ये बताइए कि 21 मई 2021 को अरुण द्विवेदी की नियुक्ति होती है, 22 मई 2021 को कुलपति सुरेंद्र दुबे का कार्यकाल राज्यपाल बढ़ा देती हैं। तो ये क्या आपस में कोई कनेक्शन आपको दिखता है इसमें, या इसको एक मामूली प्रक्रिया मानी जाए? तो देखिए ये कहने को अगर अपरेंटली ऊपर से अगर देखा जाए प्रोसीजरल लेवल पे तो एक मामूली प्रक्रिया दिखती है कि 19 में वैकेंसी क्रिएट हुई और एडवर्टाइज हुआ और उसके बाद काफी टाइम में तो इस चीज पे हमने अपॉइंट कर दिया। जब वैकेंसी निकली तो अपॉइंटमेंट करना ही था, लेकिन जिस समय ये अपॉइंटमेंट हुआ 2019 की वैकेंसी में, जिस दिन इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और इनका जब तक नए वीसी अपॉइंट नहीं होते तब तक के लिए बढ़ाया गया और उसी समय में ये नियुक्तियां भी हुई। तो अपने आप में ये एक सवाल तो है ही, जो नियुक्ति इतने साल से लटकी रही और अभी जब सारे एक तरह से कहा जाए कैंपसेस बंद हैं कोरोना को लेके, तमाम भर्तियों के डेट्स आगे बढ़ रहे हैं, नियुक्ति के आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में आप ऑनलाइन इंटरव्यू लेके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। जो कहा गया, या अगर ऑनलाइन नहीं वहाँ फिजिकल इसके लिए बुलाया भी गया इंटरव्यू के लिए, तो भी एक सवाल तो जो टाइमिंग है उसको लेके, और खास करके तब जब उनके भाई ने रिजाइन भी कर दिया उस अपॉइंटमेंट के बाद, तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर सारी चीजें सही थी तो रेजिग्नेशन की नीड नहीं थी, इंक्वायरी में भी उनके सर्टिफिकेट सही पाए जाते हैं अगर सही है तो। बिल्कुल। लेकिन जैसे छोड़ा उन्होंने जब, तो वो एक और उससे पहले जो इश्यूज रेज हुए सर्टिफिकेट को लेके और अन्य जो फैक्ट सामने आए, तो वो अपनी जगह वो एक्ट डन हो चुका है, तो केवल जैसे ये कहा जा रहा है रिजाइन कर दिया, तो रिजाइन करने के बाद भी जो एक्ट हुआ है वो इंक्वायरी मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि अगर गलत बना है या सही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था तो जांच का सब्जेक्ट है और जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि भले इन्होंने रिजाइन कर दिया, वीसी ने कहा कि अब हम नए सिरे से वैकेंसी निकालेंगे, हो सकता है इनका अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होता तो सेकंड कैंडिडेट जो पात्र होता उसका अपॉइंटमेंट हुआ होता इसमें। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरे सिस्टम के, मैं कहूंगी कि जो पावरफुल लॉट हैं उनके वर्चस्व के कारण कई कैंडिडेट्स और गड़बड़ियों के कारण कैंडिडेट्स पे अफेक्ट पड़ता है, ये सीधे सीधे ऐसा केस है। इस नियुक्ति में हुई फर्जीवाड़े की खबर के बाद एक चीज और देखने में आई कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म्स पे कुलपति सुरेंद्र दुबे के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि उन्होंने पहले भी जिस विश्वविद्यालय में जहां भी रहे हैं फर्जी नियुक्तियां की हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इस मामले की हम जांच करेंगे अपने कुलपति रहते ही। तो क्या आपको लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट जांच इंश्योर करवा पाएंगे? जब जैसे जो एलिगेशन जिस व्यक्ति पे ही लग रहे हैं, जो पूरे संस्था का हेड हो, तो अगर वो वहीं पे रहेगा और तब अगर कोई जांच भी होती है
तो ये कैसे माना जा सकता है? ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि वही उसी के अंदर अगर जांच की जाती है तो जो भी कमेटी बनाएंगे उसको तो इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन रहेगी। तो ऐसे में निष्पक्ष जांच की बात वो एक खानापूर्ति हो सकती है, लेकिन सही फैक्ट उभर के आए ये संभव नहीं दिखता है। अच्छा नूतन जी, आखिरी सवाल हमारा सिर्फ ये है कि ये तो एक मामला था क्योंकि मंत्री सतीश द्विवेदी के सगे भाई थे, मीडिया में बात आ गई तो इतनी खुल गई तो कि ये लोगों के सामने आ गई, लेकिन प्रदेश भर में ऐसी फर्जी नियुक्तियां न जाने कितनी हुई होंगी या हो रही हैं या आगे भविष्य में होंगी। तो इन पर बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आपकी क्या कदम उठाएंगी आप इस पे कोई? तो देखिए, जो भी नियुक्तियां होती हैं और जो भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो उसके वेरिफिकेशन का जब जॉब मिल जाती है उसके बाद वेरीफाई कराने की प्रोसेस संस्थाएं करती हैं कि जो भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। होना ये चाहिए कि जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, चुनते हैं, तो नियुक्ति पत्र देने से पहले आपको उनका वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए। पॉलिसी में ये बदलाव की जरूरत दिखती है क्योंकि कई बार होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, जैसे इस प्रकरण को ही उदाहरण के तौर पे लीजिए, जब उनको नियुक्ति पत्र दे दिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अगर उनका सर्टिफिकेट गलत भी पाया जाता तो भी वो मामला लीगल प्रोसेस में इतना लंबा अटकता कि वो जल्दी कुछ हो नहीं पाता और वो उसका बेनिफिट पाते रहते जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाता। तो जो मेजर्स हैं जो बाद में लिए जाते हैं, अगर उसको पहले लिया जाए तो तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगर जिन्होंने गलत ढंग से नियुक्ति पाई हो, और तमाम जैसे शिक्षकों के मामलों में भी तमाम ऐसे मामले हैं जहाँ डिग्री नहीं है, किसी और की डिग्री पे नियुक्ति हो गई और शिकायतें हैं और जांच भी चल रही हैं और वो अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, तनख्वाह भी पा रहे हैं। तो वो जब अगर यही चीज, और वो भी कई बार होता कि पेपर्स वेरिफिकेशन सालों साल नहीं होते हैं, तो ये जब आप अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं उससे पहले अगर वेरिफिकेशन कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस भी नहीं है, पहले करा लिया जाए तो तमाम ऐसे जो गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं तो उसको बड़ी आसानी से रोका जा सकता है अगर विल पावर हो तो। नूतन जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि नूतन ठाकुर ने ये साफ तौर पे कहा कि अगर एथिकली देखा जाए तो मंत्री सतीश द्विवेदी और कुलपति सुरेंद्र दुबे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष रूप में हो सके। अब इस मामले में योगी सरकार क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक्स मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।